Hello everyone, welcome to my channel My Authority. Again the session of very important PYQ previous year questions को हम एक सीरीज में सॉल्व करते हैं डेली. तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है which one of the following writers observed that if our civilization fail it will be. तो अगर हमारी सभ्यता का नष्ट होता है तो इसका कारण होगा. तो कौन है इनमें से जिन्होंने ऐसा फील किया था? तो वेरी इंपॉर्टेंट W.B. डॉनहम ने ऐसा कहा था कि सभ्यता का अंत होता है तो वो होगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर अगर चला जाता है तो. नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमॉन्ग द फॉलोइंग सेड दैट हायरार्की कंसिस्ट ऑफ द यूनिवर्सल एप्लीकेशंस ऑफ सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप थ्रू अ नंबर ऑफ लेवल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टॉप टू बॉटम ऑफ द स्ट्रक्चर. ये किसका स्टेटमेंट है? हायरार्की यानी जो पद सोपान की संरचना होती है वो मतलब जो है कि ऊपर से नीचे तक पहुंचने वाली जिम्मेदारी के कई स्तरों के माध्यम से वरिष्ठ अधीनस्थ के सार्वभौमिक अनुप्रयोग से है मिलकर बनता है. तो ये किसने कहा था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपको आंसर आता है देन यू कैन. ये कहा था L.D. वाइट ने. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स है हमारे पास असरेशन रीजन के. देखते हैं असरेशन क्या कहता है. कथन कारक के हैं एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेश्चंस आर नॉट पॉलिटिकल क्वेश्चंस. जो प्रशासनिक सवाल होते हैं वो पॉलिटिकल सवाल नहीं होते हैं. ठीक है. और नेक्स्ट है द फील्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज अ फील्ड ऑफ बिजनेस. और जो एडमिनिस्ट्रेशन का फील्ड है वो बिजनेस का फील्ड. तो यस ये हमें पता है. फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है 1887 के फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वुडरो विल्सन ने कि राजनीतिक क्वेश्चन नहीं है प्रशासनिक सवाल. और सेकंड फील्ड बोलता है कि बिजनेस मोर बिजनेस लाइक है. तो ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं लेकिन कोई एज आर जो है ये ए को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है. राइट, दोनों अलग अलग स्टेटमेंट है. तो इसका आंसर होगा बोथ ए एंड आर इज द करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. Right, next question है who defines span of control as the number range of direct habitual communication contract between the chief executive of an enterprises and his principal fellow officer. ये किसका स्टेटमेंट है? span of control का मतलब होता है नियंत्रण की सीमा को किसी उद्यम के मुख्य कार्यकारी और उसके प्रमुख स्थायी यानी साथी अधिकारियों के बीच प्रत्यक्ष अभ्यस्त संचार अनुबंधों की संख्या और सीमा के रूप में परिभाषित किसने किया है. तो इसका आंसर है वेरी इंपॉर्टेंट Dimmock and Dimmock ने. Dimmock and Dimmock is the example of answer. Next question, which of the following are the parameters of the term globalization? यहाँ पर हम देखते हैं ग्लोबलाइजेशन का जो पैरामीटर्स है माने कि वैश्वीकरण शब्द का मापदंड क्या है. राइट, इनमें से हम कौन सा स्टेटमेंट पढ़ के कह सकते हैं कि यस ये ग्लोबलाइजेशन को डिफाइन कर रहा है एक तरह से. तो रिडक्शन ऑफ ट्रेड बैरियर्स अमॉन्ग नेशन स्टेट्स यानी कि राज्यों के बीच व्यापार बाधाओं जो व्यापार में बाधाएं आती है ट्रेड में उसको कम करना. बिल्कुल ये है क्योंकि हमें पता है ग्लोबलाइजेशन का मतलब यही होता है. क्रिएशन ऑफ इन्वायरमेंट कंसीव फॉर द फ्लो कैपिटल अमॉन्ग द नेशन स्टेट यानी राष्ट्र राज्यों के बीच पूंजी के मुक्त प्रवाह के लिए अनुकूल वातावरण बना कि कैपिटल में कोई फ्री ट्रेड रहे फ्री फ्लो रहे कैपिटल का पूंजी का. यस ये भी ग्लोबलाइजेशन का पार्ट है. क्रिएशन ऑफ इन्वायरमेंट ऐसा वातावरण बनाना कि फैसिलिटेटिंग फ्री फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी ये भी सही है. रिस्ट्रिक्टिंग फ्री मूवमेंट नहीं, ये नहीं है. मूवमेंट को रोकना नहीं चाहिए किसी भी तरीके से. तो 1 2 3 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. 1 2 3 बी इज द करेक्ट आंसर. राइट, नेक्स्ट है According to James Fessler के according which of the following factors does not govern the issue of centralization versus decentralization? यहाँ पे कौन सा जो है केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण का जो है ना इशू जो है following factor does not govern. ठीक है, तो क्या है ये? तो लीडरशिप फैक्टर जो होते हैं ना लीडरशिप फैक्टर वो जो है सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के तहत इसको प्रभावित नहीं करता है और ना ही कंट्रोल करता है. नेक्स्ट हम देखते हैं मैचिंग द लिस्ट है 1 to 4 को लिस्ट को मैच करना है. और मैच द लिस्ट तो बहुत ही इंपॉर्टेंटली हमें देखने को मिलता है. फर्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन इज द ऑर्गेनाइजेशन यूज ऑफ मैन एंड मटेरियल. हमने अगर डेफिनेशन ध्यान से पढ़ी तो मैन एंड मटेरियल की बात कौन करते हैं? मैन एंड मटेरियल की बात करते हैं फेलिक्स ए निग्रो. ठीक है, उसके बाद सेकंड है एडमिनिस्ट्रेशन इज द ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्शन ऑफ ह्यूमन मटेरियल रिसोर्स टू अचीव डिजायर गोल्स. तो ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्स की बात कौन करते हैं? ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्स की बात करते हैं फिफ्नर. राइट, नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन इज अ टाइप ऑफ कोऑपरेटिव ह्यूमन एफर्ट दैट हैज अ हाई डिग्री ऑफ रेशनैलिटी. ये कहते हैं ड्वाइट वाल्डो. एंड एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ टू डू विद गेटिंग थिंग्स डन की बात करते हैं ल्यूथर ग्यूलिक की काम होना चाहिए. तो ये किस में मिल रहा है? हम देखने को मिलता है ये ए का 4 बी का 1 ओके एंड सी का 2 एंड डी का 3. यस करेक्ट आंसर है दिस वन.
ए इज़ द करेक्ट आंसर. आइडेंटिफाई द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप. इसमें हम देखते हैं डेमोक्रेटिक स्टाइल जो लीडरशिप में काम आती है वो क्या होती है. फर्स्ट है अथॉरिटी टू इशू ऑर्डर्स टू द सबऑर्डिनेट एंड इम्पोज ऑन दैम पनिशमेंट फॉर नॉन कंप्लायंसेस इज कंसंट्रेटेड इन द लीडर. यानी कि जो अधीनस्थों को आदेश जारी करने तथा उनका जो पालन करना न करने पर दंड लगाने का अधिकार जो है नेता में केंद्रित होता है. क्या ये एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को फीचर है? नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं है. ठीक है. और सबऑर्डिनेट्स आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग. हाँ, जहाँ पार्टिसिपेशन की बात आ गई वहाँ हम डेमोक्रेसी से कनेक्ट करेंगे. इन द डिसीजन मेकिंग डिसीजन आर टेकिंग ऑन द ग्रुप डिस्कशंस. ये है रियल डेमोक्रेसी का फीचर. सबऑर्डिनेट इंजॉय कंप्लीट फ्रीडम. गोल्स नहीं, ऐसा भी नहीं है. मॉनिटर्स ऑफ द सबऑर्डिनेट नहीं. तो इसका आंसर है दिस वन. हमें हर चीज़ को अच्छे से पढ़ के करना है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग राइटर्स आइडेंटिफाई क्लैरिटी, कंसिस्टेंसी, एडिक्वेसी, टाइमलेसनेस, यूनिफॉर्मिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एक्सेप्टेबिलिटी एज एलिमेंट्स प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन. और इन सब को अपने कम्युनिकेशन में इस्तेमाल करने वाले ऐसे कौन से इफेक्टिव प्रिंसिपल दिए हैं, किस राइटर ने दिए? तो वेरी इंपॉर्टेंट, J.D. Millett इज द एग्जाम्पल ऑफ दिस आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. J.D. Millett. ठीक है. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर रिगार्डिंग प्रमोशन इज करेक्ट. कौन सा करेक्ट है इनमें से? देखते हैं. सबसे पहले पढ़ते हैं प्रमोशन लीड्स टू जॉब सेटिस्फेक्शन. प्रमोशन क्या जॉब के लिए जो है सेटिस्फेक्शन देता है? येस. प्रमोशन इज एन ऑर्गेनाइजेशन इन विच गिवन जनरली ऑन द बेसिस ऑफ. नहीं, कोई ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं है, तो गलत है. प्रमोशन इज बेस्ड ऑन द इवेल्यूएशन ऑफ सबऑर्डिनेट ओनली. नहीं. Promotion is based always on merit. No. So the promotion leads to job satisfaction. So this is the correct answer. Next is which of the following thinkers recommend double loop learning techniques involving learning from others than other own self pertaining to technique. तो हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस विचारक ने तकनीक के संबंध में स्वयं से सीखने की अपेक्षा दूसरों से सीखने वाली डबल लूप लर्निंग तकनीक की सिफारिश की कि हम स्वयं से नहीं सीखते, दूसरों से सीखने की डबल लूप टेक्निक की इस्तेमाल की है. तो कौन है वो इम्पॉर्टेंट थिंकर? क्रिस अर्गेरिस ये इस बारे में बात करते हैं. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं. मैच द लिस्ट है कि इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही आसान है ये. फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग ने कौन सी थ्योरी दी थी? हम देखते हैं. देन मैक्स वेबर, सबसे पहले ब्यूरोक्रेसी को मैच करेंगे. अब्राहम मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स की बात करते हैं. MC ग्रेगर और फ्रेडरिक रीज टू फैक्टर थ्योरी एंड दिस XY थ्योरी. तो ये हमें फर्स्ट में ही आंसर मिल गया है. दिस इज ए इज द करेक्ट आंसर. राइट. नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वे द डेवलपिंग कंट्रीज हैव नॉट बेनिफिटेड फ्रॉम द ग्लोबलाइजेशन. इनमें से कौन सा एक वे है जिससे जो विकासशील देश कंट्रीज हैं उनको बेनिफिट नहीं मिल रहा है, इससे ग्लोबलाइजेशन से बेनिफिट नहीं मिल रहा है? तो कौन है? ग्लोबलाइजेशन इनेबल्स दैम टू रेज कैपिटल विदाउट रिसोर्स टू इंटरनेशनल इनहैबिटेंट्स. इसका मतलब कि जो वैश्वीकरण है, ग्लोबलाइजेशन जो है, वो उन्हें, उन राष्ट्रों को, विकासशील राष्ट्रों को अंतर्राष्ट्रीय ऋणग्रस्तता का सहारा लिए बिना पूंजी जुटाने में सक्षम बनाता है. ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है. इट हैज़ स्ट्रेंथन द वेलफेयर स्टेट, कि ये कहा गया है कि वो जो इसने कल्याणकारी राज्य को मजबूत किया, वेलफेयर स्टेट को मजबूत किया है. तो ये करेक्ट, नॉट बेनिफिटेड है. राइट. These countries can make use of foreign technology without investment in research and development. नहीं, ऐसा नहीं है. ये देश अनुसंधान और विकास में निवेश किए बिना विदेशी प्रौद्योगिकी का उपयोग कर सकते हैं. क्या ऐसा सच है? नहीं, ये तो सच नहीं है. It reduces cost of transportation and communication. ऐसा भी नहीं है. तो it has strengthened the welfare state. अब हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ न्यू पब्लिक सर्विस. के फीचर नहीं है अकॉर्डिंग टू R. डेनहर्ट और J.V. डेनहर्ट. जो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सर्विस के फीचर नहीं है इनमें से. क्या है वो? सबसे पहले वैल्यू एंटरप्रेन्योरशिप एबव सिटीजनशिप. जो वैल्यू होती है उद्यमशीलता की, वो सिटीजनशिप नागरिकता से एबव है. तो क्या ये एक फीचर है? नहीं है ये फीचर. राइट. तो दिस इज नॉट द फीचर. फिर वैल्यू पीपल नॉट जस्ट प्रोडक्टिविटी. वैल्यू जो होती है पीपल की, वो सिर्फ उत्पादकता पर निर्भर नहीं करती. सर्विस रेदर देन स्टीर एंड सर्विस सिटीजन नॉट कस्टमर. सिटीजन की सर्विस करनी चाहिए, ना कि कस्टमर की. ये सब सही है, लेकिन
दिस इज नॉट। तो न्यू पब्लिक सर्विस का ये फीचर नहीं है कि एंटरप्रेन्योरशिप अबव होना चाहिए सिटीजनशिप से, राइट। विच स्कूल of the states that government should not be run like a business, it should be run like a democracy। किसने कहा था, किस स्कूल ऑफ थॉट ने कहा था, या थॉट होगा, कि जो गवर्नमेंट है, सरकार को बिजनेस की तरह नहीं काम करना चाहिए, इसे एक लोकतंत्र की तरह काम करना चाहिए। तो वो कहती हैं न्यू पब्लिक सर्विस अप्रोच, एनपीएस अप्रोच कहती है कि डेमोक्रेटाइजेशन ज़्यादा होनी चाहिए, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट, इसका आंसर है न्यू पब्लिक सर्विस अप्रोच। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर्स कॉल्ड प्रोफेशनल मैनेजर्स एज द नॉलेज वर्कर। किसने कहा है कि जो थिंकर्स, कौन सा थिंकर है जो कहता है कि प्रोफेशनल मैनेजर्स को ना नॉलेज वर्कर कहा जाना चाहिए, नॉलेज वर्कर हैं कि भाई ये नॉलेज पे काम करते हैं। तो पीटर ड्रकर का कहना है ऐसा। पीटर ड्रकर कहते हैं कि नॉलेज वर्कर कहिए आप प्रोफेशनल मैनेजर्स को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्स्टिकल, वो कोई बाधा नहीं है, टू इंटीग्रेशन इन रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट अकॉर्डिंग टू मेरी पार्कर फॉलेट। ये कोई बाधा नहीं है कि हम किसी भी तरीके के कन्फ्लिक्ट को अगर रिजॉल्व करते हैं तो ये बाधा नहीं बनती है। तो ये कौन कहते हैं, ये कहते हैं कीन परसेप्शन है, ये तो एक बहुत ही कीन परसेप्शन है, राइट, ऑब्स्टिकल नहीं है। फिर एब्सेंस ऑफ इंटेलिजेंस, ये तो कन्फ्लिक्ट नहीं होता इससे। देन हैबिट ऑफ इंजॉइंग डोमिनेशन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑफ लीडर्स, तो कीन परसेप्शन जो है वो यहाँ पे इसका आंसर बन जाता है। क्योंकि हम देखते हैं एमपी फॉलेट मानती थी कि अगर कोई किसी इंसान का बहुत ही ज़्यादा शार्प परसेप्शन है, अलाउ करता है इंडिविजुअल को बेटर अंडरस्टैंडिंग करने के लिए, इंटरेक्शन करने के लिए, और उसे मोटिवेट करता है। तो ये सब चीज़ें बहुत ही क्रूशियल होती है अंडरस्टैंड करने के लिए, क्रूशियल थिंग्स को और सोल्यूशंस को फाइंड आउट करने के लिए। तो ये किसी भी तरीके से ऑब्स्टिकल तो नहीं हो सकता कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने में, ठीक है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर बाउंडेड रेशनैलिटी लीडिंग टू सेटिस्फाइंग डिसीजन। निम्नलिखित में से कौन सा जो कारक है वो संतुष्टिदायक निर्णयों की ओर ले जाने वाली सीमित तर्क संगतता के लिए जिम्मेदार नहीं है। कौन सा कारक है, हम पढ़ते हैं। सबसे पहले डायनेमिक रेदर देन स्टैटिक नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस ऑब्जेक्टिव, कि संगठनात्मक उद्देश्यों की स्थैतिक प्रकृति के बजाय गतिशील प्रकृति हो, या इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन एज वेल एज लिमिटेड कैपेसिटी टू प्रोसेस द अवेलेबल इंफॉर्मेशन, यानी अपूर्ण जानकारी तथा उपलब्ध जानकारी को सहसंधित करने की सीमित क्षमता, या फिर इट कंटेन्स अ बिल्ट इन फीडबैक, इसमें अंतर्निहित फीडबैक होता है, या टाइम एंड कोस्ट कंसंट्रेट्स, यानी कि समय और लागत की बाधाएं होती है। तो कौन सा है जो बाउंडेड रेशनैलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर नहीं है जो डिसीजन मेकिंग को सेटिस्फाईली, तो इसका होगा सी, इट कंटेन्स अ बिल्ट इन फीडबैक, इसमें अंतर्निहित फीडबैक होता है, राइट। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट वाज नॉट प्रपाउंडेड बाय ल्यूथर ग्युलिक। ल्यूथर ग्युलिक ने कौन सा कॉन्सेप्ट जो है नहीं दिया है, तो फिक्शन ऑफ अथॉरिटी जो है वो ल्यूथर ग्युलिक ने नहीं दिया है। बाकी ल्यूथर ग्युलिक बेसिस ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन की बात करते हैं, टाइम एज अ क्रूशियल फैक्टर इन ऑर्गेनाइजेशन, okay, now human being as a dynamic factor in the study of public administration, but fiction of authority नहीं दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर द थ्योरी वाई एजम्पशन। थ्योरी वाई एजम्पशन के लिए कौन सा इनमें से करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज रिलेवेंट टू लाइन स्टाफ रिलेशनशिप, यस। Scallan plan was related to it, yes. It seeks to extrinsic motivation, no. It is people oriented approach, yes. तो इसका ये होगा आंसर कि ये जो है थ्योरी वाई के एजम्पशंस नहीं है, क्योंकि वो बाह्य प्रेरणा जो भी है वो नहीं चाहते हैं, वो उनके अंदर से इनबिल्ट होती है वो चीज़ें, तो ये इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीज़न बिहाइंड द अडॉप्शन ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन इंडिया। कौन सा रीज़न नहीं है जो हमने लोकतंत्र में इंडिया के अंदर संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है। तो पास्ट एक्सपीरियंस, सिंप्लिसिटी ऑफ द सिस्टम, नीड फॉर अ स्ट्रॉन्ग सेंटर एंड डिवाइड अथॉरिटी, और कैन रिप्रेजेंट मल्टी कल्चरल मल्टी एथनिक सोसाइटी। तो क्या होगा इसका आंसर, बिल्कुल नीड फॉर अ स्ट्रॉन्ग सेंटर विद डिवाइड अथॉरिटी, ठीक है। स्ट्रॉन्ग सेंटर नहीं चाहिए, डिवाइडेड अथॉरिटी है। हमें स्ट्रॉन्ग सेंटर की ज़रूरत नहीं थी
और इसीलिए हमने डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को अपनाया। तो दिस इज़ नॉट अ रीज़न बिहाइंड द एडॉप्शन ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। ये कोई रीज़न नहीं है कि हमें स्ट्रॉन्ग सेंटर चाहिए था, ऐसा नहीं है कुछ, ठीक है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैज़ गिवन वोटिंग राइट्स टू द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी टू इलेक्ट प्रेसिडेंट। तो कौन सा ऐसा अमेंडमेंट एक्ट आया था जिसने वोटिंग राइट दिए थे कि विधान सभाओं के ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी को इलेक्ट करने के लिए? तो वो कितने थे? दिस इज कम इनटू द C70 अमेंडमेंट आया था उसमें। नेक्स्ट है मैच लिस्ट